हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी मेड इजी में आपका फिर से स्वागत है। मैं मीनाक्षी कंवर, मास्टर साइकोलॉजी में, एंड मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साइकोलॉजी में क्वालिफाई किया है ईयर 2020 में। आज मैं आपके समक्ष हूँ एक ऐसा वीडियो लेकर जो आपको मनोविज्ञान के प्रश्न लेकर आया है, एंड अभ्यास प्रश्न है। ये प्रश्न आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक पैटर्न बताएंगे एग्जामिनेशन का कि परीक्षा किस तरह से आने वाली है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को हिंदी में रखूं। प्रश्न सारे हिंदी में है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाला है, अच्छा मौका होने वाला है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और एंड तक देखें। अगर पसंद आते हैं प्रश्न, पसंद आता है पढ़ाने का तरीका, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रेरणा, थोड़ी सी मोटिवेशन अगर हमारी प्रिपरेशन में जुड़ जाए तो प्रिपरेशन को 4 चांद लग जाते हैं। बढ़ता वही है जो बदलता है। ये कथन बहुत छोटा है। ये कथन आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी सी बात है, पर ये बहुत बहुत जरूरी बात है। क्योंकि जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आप जिस मंजिल को पाने की मेहनत कर रहे हैं, उसको आप आधी जो परसेंटेज है उसकी आप क्लियर कर चुके होते हैं। क्योंकि जब आप वो बदलाव अपने अंदर लाते हैं कि आप एक टीचर बन चुके हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं रात दिन, तो जब आप अपने व्यक्तित्व में वो चेंज लाते हैं तो वो दिखने लगता है और आपकी मेहनत उस दिशा में और सुदृढ़ हो जाती है। उस बदलाव को लाइए अपने अंदर, फील कीजिए कि आप टीचर बन चुके हैं, उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, और फिर देखिएगा कि आप जरूर उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम अधिगम कौन सा जो अधिगम है, जो कौन सा विकास का जो सिद्धांत है, वो लेव वाइगोट्स्की ने दिया है, वो है सामाजिक गतिविधि। एक सामाजिक गतिविधि से जो विकास होता है उसको लेव वाइगोट्स्की ने विकास का नाम दिया है। इसलिए सामाजिक सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम किया है वाइगोट्स्की ने। ये थियोरी अलग से है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो जरूर लाऊंगी। जैसे मैंने प्याजे के लिए भी एक वीडियो आपके लिए शेयर करा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। थोड़ा सा आपको ये स्पेलिंग वगैरह इसमें होगी, मिस्टेक होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन जब होता है इंग्लिश टू हिंदी तो ऑनलाइन कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके साथ आप बेयर करें, इग्नोर करें, उसको नजरअंदाज करें। चौथा जो विकल्प है, पहला विकल्प है विलंबित अनुकरण, दूसरा विचारों की अक्रमण्यता, तीसरा वर्तुल प्रतिक्रिया, और चौथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो बच्चा जो है इस अवस्था में, जो प्याजे की अवस्था है, दूसरी अवस्था है ये, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है, तब वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। उसका जो व्यवहार होता है वह एक ऑब्जेक्ट के, लक्ष्य जो ऑब्जेक्ट है उस पर पूरी तरह से एक जगह पर केंद्रित होता है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो प्याजे ने, जो मैंने ये अपने वीडियो में भी बताया है, आपको थ्योरी में भी बताया है, कि जो संरचना, जो हमारी संज्ञानात्मक लेवल पे, जो कॉग्निटिव लेवल पे जो हमारे जो फ्रेम बनाते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, तो उसको क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। ये प्याजे ने अपनी थ्योरी में बताया है। स्कीमा टर्म भी प्याजे ने ही दिया है। स्कीमा इसके लिए सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, एक उचित प्रश्न सुझाव के
या सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को एक बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो इस कथन को प्रकाशित करती है? इनमें से कौन सी है? संरक्षण, दूसरा बुद्धि, तीसरा निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या चौथा साम्य धारण। जो तीसरा विकल्प है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये कौन से सिद्धांत की बात करता है? ये वाइगोट्स्की की जो सिद्धांत है, उसकी थ्योरी है वाइगोट्स्की की। उन्होंने इस पे बात की है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। जब बच्चा किसी की मदद के बिना कुछ काम करता है और जब बच्चा किसी की मदद से कुछ काम करता है, तो वो जो दोनों के बीच में जो आपका जो डिफरेंस होता है, वो होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक बच्चे का तर्क है कि हेंस को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार बालक नैतिक बोध की किस अवस्था में आता है? पहला, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तीसरा यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, या चौथा अभिविन्यास बनाए रखने वाली सामाजिक व्यवस्था। ये कोलबर्ग की जो थ्योरी है, ये थ्योरी बात करती है आपकी 3 स्तरों की, जो आपके स्तर बताते हैं कि आपको एक समाज में रहते हुए किस तरह से आपको जीना चाहिए और किस तरह से अपना व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें जो छोटी सी एक स्टोरी है कि हेंस जो था, वो अपनी पत्नी के जान बचाने के लिए किसी भी एक मेडिकल स्टोर से दवाई चुरा लेता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा करने पर उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो जेल भेजना क्या हो रहा है? एक सजा की बात है। तो सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास इसमें आ जाएगा। जब हम इस थ्योरी को करते हैं तो इन्होंने 3 स्टेजेस में बात की है, ठीक है। और उन स्टेजेस में जो इन्होंने बताया है कि जब बच्चा छोटा होता है तब बच्चे के अंदर एक ऐसा डर होता है कि उसके जो भी उसके अभिभावक हैं जो कुछ करते हैं वो सही है, और वो उस सोच के साथ जो है जीता है। दूसरा जो स्तर है, तब जो इंसान है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो सोसाइटी में जो डर है, लॉज एंड ऑर्डर है, उनके उनके डर से कुछ काम अच्छी तरह से करता है। और चौथा है आपका तीसरी स्टेज है, सॉरी, उसमें जो पूरी यूनिवर्सल जो लॉज हैं उन उस नैतिकता के आधार पे इंसान जीने लगता है। तो ये 3 स्तर पे उन्होंने विकास को 3 स्तरों में उन्होंने हर स्तर में 2-2 स्तर बनाकर विकास का अध्ययन करा है। सो आप इसको जरूर अलग से पढ़ें, और इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसका व्यू पॉइंट मिल जाएगा। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। लेव वाइगोट्स्की उन मौखिक संवादों को संदर्भित करता है जो बच्चे स्वयं के साथ करते हैं। ये वही लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी है। तो इसमें चौथा विकल्प है व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उस पे जोर दिया है कि जब बच्चा अपने आप से बात करने लगता है तो मौखिक संवादों को वो संदर्भित करते हैं व्यक्तिगत वार्ता के दायरे में, ठीक है। सो लेव वाइगोट्स्की का ये वाला जो सिद्धांत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जरूर इसको नोट कीजिएगा। 8वां प्रश्न, मोटर विकास की दर में अलग अलग भिन्नताएं हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो पहला है सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास, दूसरा ठीक मोटर विकास, सकल मोटर विकास, तीसरा शीर्षगामी से अधोगामी, या चौथा अधोगामी से शीर्षगामी। सो शीर्षगामी से अधोगामी इस प्रश्न का उत्तर है। क्यों? क्योंकि शीर्षगामी का मतलब है सेफालोकॉर्डल और अधोगामी का मतलब है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब
शीर्षगामी का मतलब है कि सिर से लेकर पैर तक का जो विकास है वो पहले होता है बच्चे का, और फिर उसके बाद जो अधोगामी है, मतलब जो मिडिल बीच का पोर्शन है उससे बाहरी तरफ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ का विकास आप देखते हैं तो बच्चा पहले पूरे हाथ को ही हर जगह हर तरह से घुमाता है, वह उंगलियों का चलना नहीं सीखता, पर उंगलियों का चलना बाद में उसको समझ आता है कि उंगलियों का कैसे प्रयोग किया जाए। सो पहले उसका विकास शीर्षगामी होता है, उसके बाद उसका विकास अधोगामी होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है, जिसे आप जरूर अच्छे से पढ़ें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का पांचवा चरण, एरिक्सन की जो मनोसामाजिक विकास की 8 स्तर है उसमें से पांचवा चरण है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मतलब जो इंसान पांचवें चरण पे पहुंचता है लगभग आपकी किशोरावस्था में, और उस टाइम पे जो बच्चा है उसके अंदर पहचान बनाना या फिर कभी कभी वो अपनी पहचान खो भी देता है, उसको एक कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो आपको ये एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें जो पांचवा चरण है वह है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने ज्यादा प्रश्न इस वीडियो में इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि आपकी जो पढ़ने की जो दायरा होता है वह एक कम, जितना हम 10-15 मिनट या 20 मिनट तक बैठेंगे एक जगह, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करेंगे तो हमारा जो स्मरण करने की शक्ति है वो बढ़ती है। सो इसको मैंने इसलिए लंबा नहीं रखा है, प्रश्न कम रखे हैं पर प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कोई प्रश्न है, रोहन को अपने रिपोर्ट कार्ड पर हर अच्छे ग्रेड के लिए एक नया खिलौना मिलता है, जमाल को रोहन को मिल रहा है आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, प्रेरणा या आंतरिक पुरस्कार। तो जब बच्चा उसको रिपोर्ट कार्ड में अच्छे ग्रेड मिलने पर नया खिलौना मिलता है, तो सॉरी यहाँ पर ये जो बोल्ड किया गया है ये आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बाहरी प्रेरणा। क्योंकि बच्चा बाहर से किसी वस्तु से अपने अंदर कुछ करने की उसके अंदर चाह बन रही है, तो वो बाहरी प्रेरणा है, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंग्लिश में इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनोरेक्सिक्स के विपरीत बुलिमिक्स, ये क्या है? ये बीमारियां हैं, ये मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये शारीरिक भी बीमारियां हैं, जो आपको जिसमें इंसान खाना या तो कम खाता है, बुलिमिक्स में खाना ज्यादा खा भी लेगा तो उसको वापस उल्टी के तौर पर वो निकाल देता है इंसान। सो बुलिमिक्स में क्या होता है, अक्सर पतले रहने के लिए खुद को शुद्ध करते हैं, मतलब कि इंसान अगर कुछ खा लेता है ज्यादा, तो बुलिमिया नर्वोसा अगर उसको बीमारी है, बुलिमिया नर्वोसा में इंसान जो ज्यादा खा लेता है तो वापस उल्टी करके या मतलब अपने आप को उस चीज से मुक्त करना चाहता है कि मैंने क्यों खाया, ठीक है, कि मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं पतला ही बना रहना चाहता हूँ। तो ये बुलिमिया नर्वोसा में होता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि इंसान खाना ही नहीं खाता क्योंकि वह पतला होना चाहता है। ठीक है, ये भी जरूरी है क्योंकि ये किशोरावस्था में ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में सेलिगमैन ने अपने असहाय कुत्तों और पीड़ित लोगों के बीच कई समानताएं पाई। ठीक है, तो किनके बीच समानताएं पाई? कौन से पीड़ित लोग? आक्रामक व्यवहार सिंड्रोम नहीं, मानसिक बीमारियां नहीं, एक प्रकार का मानसिक विकार नहीं, अवसादी लोग कौन से होते हैं? जो डिप्रेशन में रहते हैं। तो सेलिगमैन का जो उनकी जो सिद्धांत था, जो उनका जो शोध था, वो था असहाय कुत्तों पर, जो हेल्पलेस जो कुत्ते हो जाते हैं, लर्न हेल्पलेसनेस का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब इंसान अवसाद में चला जाता है तब भी वह असहाय सा व्यवहार दिखाता है, असहाय हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
संज्ञानात्मक मानचित्र किस प्रकार के अधिगम में बनते हैं? संज्ञानात्मक मानचित्र से मतलब है मैप, कॉग्निटिव मैप। दिमाग में जो मैप बनाते हैं वह किस अधिगम में बनते हैं? वह है गुप्त अधिगम। क्लासिकल कंडीशनिंग में नहीं, अवलोकन सीखना में नहीं, या आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसे हम बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है लर्निंग अधिगम की, उसमें भी नहीं। गुप्त अधिगम जो छुपी हुई लर्निंग होती है, जो छुपा हुआ अधिगम होता है, वह कहलाता है संज्ञानात्मक मानचित्र का अधिगम। ये थ्योरी दी थी आपकी टोलमैन ने। ठीक है, ये टोलमैन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ। चौथा प्रश्न, सॉरी, ये अंतिम प्रश्न है। कुछ अप्रिय जो नहीं, अंतिम प्रश्न नहीं है, दिस सेकंड लास्ट है। कुछ अप्रिय जोड़ा गया है। अप्रिय जोड़ा गया है किसमें? जब कोई भी इंसान कोई गलत व्यवहार करता है या कुछ ऐसा करता है जो सही नहीं है, तो अप्रिय जोड़कर उसको किस तरह की सजा दी जा रही है? सकारात्मक सजा, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक सजा, नकारात्मक पुनर्बलन। सो उसको सकारात्मक सजा दी जा रही है। अब देखिए, सकारात्मक सजा मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट दो प्रकार की होती है। सजा जो है वो दो प्रकार की है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ऐसे ही पुनर्बलन के भी दो प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। अब जब हम पुनर्बलन करते हैं तो हम कुछ भी जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो मतलब सॉरी, जब हम सकारात्मक, कुछ भी सकारात्मक करते हैं तो हम कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं। ठीक है, और जब भी हम कुछ नकारात्मक करते हैं तो हम वहां से कुछ भी, कोई भी चीज हटाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो सकारात्मक सजा कौन सी होती है? जब कुछ अप्रिय जोड़ा गया है, इसलिए वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। मतलब बच्चे को अगर हम डांट रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम डांट रहे हैं तो उसको हम उसके साथ जो है वो उस बच्चे को बता रहे हैं कि यह सही नहीं है, इसलिए यह सकारात्मक सजा है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं बच्चे अगले अगले प्रश्न में हम कह रहे हैं कुछ वांछनीय हटा दिया जाता है। जब बच्चे को कुछ पसंद है चीज और हमने वह हटा दी, तो हमने उसके साथ एक तो उसको सजा दी, और उसको कैसी सजा दी? उसको नकारात्मक सजा दी। नकारात्मक सजा का मतलब है कि हम जो चीज बच्चे को पसंद थी, बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद था, बच्चे को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद था, तो हमने वह उसके जीवन से, उसके उस पर्टिकुलर ऐसा काम करने की वजह से उसको सजा देते हुए वह हटा दिया। सो वह नकारात्मक सजा हो गई। ठीक है, और जो पहला वाला प्रश्न कह रहा था कुछ अप्रिय जोड़ दिया गया। ठीक है, अब अप्रिय क्या? बच्चे को डांटा अगर, तो वह डांट क्या है? अप्रिय है, पर जोड़ी गई है। सो जोड़ी गई है इसलिए वो सकारात्मक है, और अप्रिय है इसलिए वो सजा है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर जब कुछ वांछनीय हटा दिया जाता है, मतलब बच्चे को कुछ पसंद था और वह हटा दिया गया, तो अब क्या हुआ? तो ये दोनों ही चीजें नकारात्मक हो गई। नकारात्मक सजा, हटाना नकारात्मक, और सजा, सजा क्योंकि उसको वो पसंद था और वह हटा दिया गया। सो आई होप कि ये दोनों आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन का कंसेप्ट है। सकारात्मक पुनर्बलन में ऐड किया जाता है उस बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए। नकारात्मक पुनर्बलन में कोई चीज ले ली जाती है, हटा दी जाती है उस बिहेवियर को कम करने में। सो ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप इनको जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आप समझे, तो ये आपको दिमाग में, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपको इस पे अलग से एक वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो आपका ये जो कंफ्यूजन है ये दूर होगा, और ये क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इस पे जोर दे रही हूँ। आशा करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। जरूर इनको नोट कीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको रीट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे।
वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। सो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।